बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ खटक की तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें बल्ले के इंतखाबी निशान की पेशकश की गई थी और उन्होंने ये निशान लेने से इनकार कर दिया। यूँ नज़र आता है कि परवेज़ खटक साहब जा रहे थे और किसी ने पीछे भागते भागते कहा कि खटक साहब ये भला ले लें और आपको इंतखाबी निशान भी दे दिया जाएगा। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने ऐसे हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, मुझे बल्ले के निशान की ज़रूरत नहीं है। परवेज़ खटक साहब को बल्ले के निशान की पेशकश किसकी तरफ से की गई होगी? ये काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फौरी तौर पर तरदीद आ गई, नहीं, हमने नहीं कहा। हम कैसे कह सकते हैं परवेज़ खटक को कि बल्ले का निशान ले लिया जाए? बहरहाल इसके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये कैसे किसी को इलेक्शन कमीशन या कोई भी पेशकश कर सकता है कि आप ये निशान ले लें, और वो भी उस पार्टी का जिस पार्टी के पास ये निशान था और आर्जी तौर पर उससे ये वापस ले लिया गया है। हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये निशान तहरीक इंसाफ को दोबारा से वापस मिल जाए। लेकिन परवेज़ खटक की तरफ से दावा किया गया कि मुझे पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ये निशान नहीं चाहिए। पेशकश फिर किसने की होगी? एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तरदीद आ गई, तो क्या सदर अलवी ने जो पेशकश की थी या किसी और ने की थी? मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने जेल में बैठे हुए खुद ही ये पेशकश कर दी होगी कि हमारे हाथ से तो बल्ले का निशान गया, चले एक ये हमारी पार्टी, ये हमारे साथी थे, करीबी साथी थे, कोई बात नहीं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ कर दिया है, लेकिन नाम तो इनका भी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, ये हमसे बिछड़े हुए लोग हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं, लोग पुराने हैं, पार्टी का नाम भी पुराना है, तो क्यों न इनको बल्ले का निशान भी दे दिया जाए। ये इमरान खान की तरफ से हो सकता है कि परवेज़ खटक को पेशकश की गई हो। वैसे अगर निशान की बात है तो फिर परवेज़ खटक को मेरा ख्याल है कि अपनी जिसामत को देखते हुए तीली का निशान इंतखाबी निशान के तौर पर ले लेना चाहिए। माचिस की तीली, इनके बिल्कुल पता चलेगा कि ये परवेज़ खटक का निशान है। लेकिन अगर ये मजबूरी है कि माचिस की तीली इंतखाबी निशानात में शामिल नहीं है, तो फिर परवेज़ खटक साहब बेल्स, वो जो गुल्ली होती है विकटों के ऊपर रखी हुई, वो निशान ले लें, वो भी इनके जिस्म और कद के मुताबिक है। अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर इनको चाहिए कि विकेट निशान अपना रख लें। मेरा ख्याल है कि वो भी निशान शायद इनको ना मिले, तो फिर पेंसिल इनके लिए बेहतरीन रहेगा। इनकी तरह स्मार्ट है, पतली है, जब चाहें उससे लिखते रहें और जब चाहें कान पर रख लें। तो परवेज़ खटक साहब देखते हैं कि कौन सा निशान लेते हैं। उधर संदल खटक, वो न जाने परवेज़ खटक की कुछ लगती हैं या नहीं लगती, या वैसे ही खटक हैं, वो भी खटक हैं, ये भी खटक हैं। इनकी तरफ से भी खैबर पीके में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि मैं सूबे की ख़वातीन की खिदमत करना चाहती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में अमूमन ये तसव्वुर पाया जाता है कि वहाँ पे ख़वातीन उम्मीदवार तो क्या बनेंगी, उनको तो इंतखाबात में हिस्सा लेने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। ये महज तसव्वुर है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ ये कि ख़वातीन भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जैसे वो आयशा गुलालई साहिबा थी, और इसके अलावा नसीम अली ख़ान, दीगर भी कई ख़वातीन इंतखाब में हिस्सा ले चुकी हैं। वहाँ पे तो ख़वातीन उम्मीदवार भी बन जाती हैं। तो फिर किस तरह से वोटिंग से किसी को रोका जा सकता है? हो सकता है कई मकामात पर ख़वातीन को वोटों से रोका गया हो, लेकिन वो खाल होगा, कहीं एक दो मकामात पर होगा। पूरे सूबे में ख़वातीन इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, बल्कि इस दफ़ा तो 2 खुसरों की तरफ से भी कागजात जमा करवा दिए गए हैं, और दोनों खुसरों के जीतने के रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं। संदल खटक की तरफ से कागजात जमा करवाए गए, उन्होंने इसको खुफिया रखा, छुपा के रखा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हरीम शाह इनका पीछा न करें। हरीम शाह के साथ इनकी कभी गाड़ी छिनती थी, लेकिन अब पतली छिनने लगी है। बड़ी दोस्ती थी इन दोनों के माबैन, लेकिन फिर मामलात ऐसे बिगड़े कि दोनों एक दूसरे के मुकाबले आ गई। हरीम शाह की तरफ से इन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुकदमा ये था कि इनकी वीडियोज़ उन्होंने बनाई थी, जिसने बनाई थी उन्होंने वायरल कर दी थी। हरीम शाह ये मामला लेकर FIA में चली गई। तो उसके बाद संदल खटक को गिरफ्तार भी किया गया। 9-10 दिन वो जेल में रही हैं, 9-10 दिन वो कैद में रही हैं। उसके बाद उनकी रिहाई हुई, तो अब उनको मौका मिला है कागजात जमा करवाने का। उन्होंने छुपा कर कागजात जमा करवाए हैं, इसलिए कि कहीं हरीम शाह भी उनके मुकाबले में ना आ जाएं।
तो कुछ लोगों को शायद ये होगा कि दोनों मिलकर एक हलके में काम करेंगी, एक ही जगह पर इनके कागजात जमा होंगे, एक ही जगह से इलेक्शन लड़ेंगी तो अवाम की खिदमत करेंगी, लेकिन वो इनके पीछे पड़ेंगी, इनके पीछे जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो इनके साथ किया था उसका बदला लेने के लिए हरीम शाह इनका मुकाबला करती, लेकिन उन्होंने छुप छुपा कर कागजात जमा करवा दिए। और संदल खटक की तरफ से ये भी कहा गया है कि कागजात मैंने जमा करवा दिए हैं, लेकिन बाद में मैं फैसला करूंगी कि किस पार्टी के प्लेटफार्म से मैंने ये इलेक्शन लड़ना है। वैसे तो ये लवाजमात पहले पूरे करने होते हैं। बहरहाल ये संदल खटक हैं, बाद में इंतखाबी निशान भी हासिल कर लेंगे और फैसला कर लेंगे कि किस पार्टी के प्लेटफार्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ना। बात हमने की थी कि वहाँ पे ख़वातीन को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है, उम्मीदवार बनने की भी आज़ादी है। वहाँ पे एक बड़ी भारी भरकम सियासी शख्सियत हो गुजरी हैं, वो थी मुसर्रत शाहीन साहिबा। उन्होंने भी वहाँ पे इंतखाब लड़ा था, उनका उन दिनों में डंका बजता था। और जिन दिनों में मुसर्रत शाहीन का खैबर पीके की सियासत में डंका बजता था, उन दिनों इनके मुखालफिन की फिर डफली बजने लगती थी। बहरहाल कुछ भी बजा तो ज़रूर था। संदल खटक देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह अपना मकाम बनाती हैं। वैसे तो सियासतदान के लिए चांदे के लवाजमा ज़रूर होते हैं, ये एक मॉडल थी, मॉडल से ये सियासतदान बन गई। सियासतदान के लिए एक तो जेल में जाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि शेख रशीद कहते हैं कि जेल मेरा ससुराल है। ये लड़की शायद गैर शादीशुदा है, इसी तरह से शेख रशीद भी गैर शादीशुदा थे, वो जेल को अपना ससुराल करार देते थे। जैसा कि कहा कि सियासतदान के लिए कुछ लवाजमात होते हैं, एक तो सियासतदान जेल ज़रूर जाता है, दूसरा सियासतदान की दुश्मनी भी होती है, कई दुश्मनियाँ होती हैं। ये दो लवाजमात संदल खटक की तरफ से पूरे कर दिए गए हैं। जेल वो जा चुकी हैं, दुश्मनी उनकी हरीम शाह के साथ है, तो इन लवाजमात के साथ वो पाकिस्तान की बड़ी सियासतदान बनती हुई नज़र आ रही हैं। उधर अलीम खान की तरफ से, जहांगीर तरीन की तरफ से अलग से एक पार्टी बनाई गई थी, ये भी तहरीक इंसाफ से निकली हुई पार्टी थी। इनकी तरफ से ऐलान किया गया था, बार बार ऐलान किया गया, मंशूर बनाया गया। वैसे जब मंशूर की बात करते हैं तो परवेज़ खटक की तरफ से कहा गया है कि हमारा मंशूर बन रहा है, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अभी मंशूर बना नहीं है, लेकिन इन्होंने पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया, तो मंशूर बाद में बनता रहेगा, देखा जाएगा, इलेक्शन के बाद बन जाएगा मंशूर। इसी तरह से इलेक्शन बाद में भी हो सकते हैं, जैसे इनका मंशूर बाद में आना है, इलेक्शन पहले हो रहे हैं, इसी तरह से इलेक्शन बाद में भी हो सकते हैं। परवेज़ खटक साहब को पहले ही सूबाई हुकूमत KPK की हुकूमत दे दी जाए तो इसमें क्या हर्ज है। आ जाते हैं फिर एक और तहरीक इंसाफ से निकली हुई पार्टी IPP की तरफ, उसकी तरफ से बड़ी मराहत का ऐलान किया गया। तनख्वाहें 3 गुना ज़्यादा कर दी जाएंगी, चावल आटा रोटी इतनी सस्ती कर दी जाएगी, पेट्रोल फ्री दे दिया जाएगा, बिजली के बिल भी ना होने के बराबर आ जाएंगे। इनकी तरफ से बड़े धांसू किस्म के ऐलानात किया गया है। लेकिन अब जब इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं तो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। आप गिनते जाएँ, 1 2 3 4 5 58 पर जाकर गिनती मुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। इनकी तरफ से कौमी और सूबाई असम्बली के पूरे 58 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, 18 कौमी असम्बली के और 40 सूबाई असम्बली के। सारे के सारे अगर जीत जाएं तो नाज़रीन आप खुद बताएं कि कहाँ पे कैसी हुकूमत बनाएंगे। परवेज़ खटक की तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन में कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, जीतने के बाद वो मेरे साथ शामिल हो जाएंगे तो हम फिर खैबर पख्तूनख्वा में अकेले बगैर किसी पार्टी को साथ मिलाए हुकूमत बना लेंगे। इसी तरह से ये जो IPP वाले हैं, इनके 58 उम्मीदवार हैं, 18 मरकज़ में हैं और 40 सूबाई असम्बली में है, पंजाब में है। तो सारे के सारे अगर जीत जाते हैं तो फिर ये मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? परवेज़ खटक के साथ जिन उम्मीदवारों ने मिलने का ऐलान किया है आज़ाद जीतने के बाद, उनमें से जो बच जाएंगे वो IPP के साथ शामिल हो जाएंगे, तो मरकज़ में हुकूमत भी बना लेंगे इनके साथ मिलकर और पंजाब में हुकूमत भी बना लेंगे। कैप्टन सफदर साहब की तरफ से कहा गया है कि मेरा विजदान कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब 5 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, चौथी बार अब बन रहे हैं और एक मरतबा इसके बाद भी बनेंगे। तो 90 की दहाई में किसी ने इसी तरह के विजदान का इजहार किया था। मियां नवाज शरीफ साहब को कहा था कि 90 की दहाई में आप 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने समझा 5 साल फिर 5 साल मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और उनका जो ज्ञान था, वजदान था, वो भी दुरुस्त था। मियां नवाज शरीफ साहब 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन टोटो में बने। कुल मिलाकर भी 5 साल मियां नवाज शरीफ साहब की
وہ مدت نہیں بنتی تھی۔ اس طرح سے کیپٹن صفدر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کا ویدان یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 5 بار وزیر اعظم بنیں گے۔ کیپٹن صاحب ویسے کہیں کہ ہمارا وظیفہ بتا دیں تو میاں نواز شریف صاحب آپ کا وظیفہ 15,000 پاؤنڈ سے یا 15,000 ریال سے یا 15,000 درہم سے، جو بھی کرنسی ہے اس سے میاں نواز شریف صاحب زیادہ کر دیں گے۔ بہرحال آپ نے اچھی سجیشن دی ہے۔ آپ نے کان میں کبھی میاں نواز شریف صاحب کو یہ بھی کہا ہوگا کہ میاں صاحب میرا ویدان کہتا ہے کہ اسی پھڑے جانا، تسی بھی، میں بھی، مریم نے بھی، سانو سزا ہو جانی۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے شاید ان کی آواز، ان کا ویدان سنا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا وہ ویدان چھپا لیا ہو، کہیں ادھر ادھر کر دیا ہو کہ میاں نواز شریف کو پتہ چلا تو پھر کہیں غصہ نہ کر جائے۔ تو باقی یہ انہوں نے کہا کہ 5 بار میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تو 6ٹھی بار کیوں نہیں بنیں گے، 6ویں بار کیوں نہیں بنیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب ان کو گردن سے پکڑ سکتے ہیں، کان سے پکڑ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اوئے تم مجھے صرف 5 دفعہ پر ہی محدود رکھنا چاہتا ہے، میں تو 6، 7، 8 دفعہ بنوں گا۔ وہ کیوں بنوں گا؟ کسی کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو یہ یقین ہے، بلکہ مجھے بھی یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی زندگی 100 سال سے زیادہ ہونی ہے، تو ان کو کم از کم پاکستان کا 10 مرتبہ تو وزیر اعظم بننا ہی چاہیے۔ جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کام کرتے ہیں، جس طرح سے ترقی کے عروج پر پاکستان کو لے جاتے ہیں، 5 سال میں اس لیے نہیں لے جاتے کہ اگلے 5 سال میں پھر ہم کیا کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کو 10 بار پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہیے۔ اتنی ان کے پاس زندگی بھی موجود ہے۔ وہ کس طرح سے موجود ہے؟ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یا اللہ میری عمر نواز شریف کو لگا دے۔ جنرل ضیاء الحق کی یہ دعا پوری ہو گئی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب اس دعا کے کچھ عرصے کے بعد دنیا سے کوچ کر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ضیاء الحق کی زندگی بھی ہنڈا رہے ہیں، تو 100 سال سے تو یقینی طور پر زیادہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ 150 سال تک ہو۔ ویسے آصف علی زرداری کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جتنی دولت جمع کی ہے اس کے لیے پھر زندگی کم از کم 1000 سال تو ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے ہیں کہ کاغذات کی سکروٹنی ہوتی ہے تو کون نکلتا ہے، کون موجود رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔